जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं ये 10 क्वेश्चन। इसके पहले मैं 8 सेशन कर चुका हूँ, ये हमारा 9वां सेशन है। इसी प्रकार से बाकी आपको प्ले लिस्ट में हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे और प्ले स्टोर पर भी अपना खुद का एप्लीकेशन है, ठीक, वहाँ से भी जाकर आप कोर्सेज को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है और किस भाग में अशुद्ध, किस भाग से बाहर निकलता है। इन सब विषयों को हृदय के जो 4 पार्ट होते हैं आज के बाद आपको कभी भूलना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में और वसा में भी आपको बताया जाएगा। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। बहुतों को पता ही नहीं होगा कितनी मात्रा निकलती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का और क्यों निकलती है। और हम जो ग्रहण करते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है कि उसके साथ और भी गैसें होती हैं। तो ईस्ट किस प्रकार का जीव है। ईस्ट मतलब मृतोपजीवी है, परजीवी है, प्राणी समपोषी है, औसपोषण पोषण होते हैं, विषमपोषी पोषण होते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है। तो 7 महाद्वीपों में वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ लोग वहाँ हमेशा रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अभी कल ही मनाया गया था। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि पुरुष दिवस कब मनाया जाता है। बस वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। हो सकता है इसमें से आपको बहुत से आंसर पता होंगे। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक। तो अगला है, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है। तो कायिक प्रवर्धन के साथ साथ आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन भी बताया जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो नियुक्ति के साथ इनके जो भी राज्यपाल किस अनुच्छेद में है ये सब भी बताया जाएगा। और इनका नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है, इन बातों को भी बताया जाए। पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है। तो और भोजन का भी संवहन किसके द्वारा होगा, इन सब बातों पर चर्चा किया जाए। रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान संबंधी सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे। तो आइए आज का मोटिवेशन देखते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। और वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे प्रयास किए गए प्रयास ही वो एक दिन बड़ा पहाड़ बन जाता है। ये बात को आप समझ जाओ, ठीक, कि आप ये कभी मत सोचो कि मेरा छोटा छोटा प्रयास क्या करेगा। कहते नहीं है 1000 या 10,000 किलोमीटर की शुरुआत एक कदम से ही होता है। आप पहला कदम, कहते नहीं है जब आप उस विषय में कार्य को सोच लेते हो उसी दिन आपका आधा रास्ता तय हो जाता है। इसलिए पहले तो उस लक्ष्य को मानो और उस दिशा में चलो। अगर आपका दिशा भी गड़बड़ होता है तब भी आप सक्सेस नहीं होगे। कहते नहीं मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और कहा जाता है बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा और तुम्हारा वक्त होगा हमारा दौर होगा। तुम्हारा वक्त होगा हमारा दौर होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्रयास तो छोड़ना ही नहीं है। जीवन में कभी हराश नहीं होना है कि निराश नहीं होना है। लगातार आप परिश्रम करते रहिए। ये छोटे छोटे जो मैं क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसको बस बनाए रखो। जीवन में हमेशा इसका अध्ययन करते रहो। इसके साथ एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। और यदि आपका सहयोग और प्यार रहा तो मैं भी एक दिन डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, ठीक। अभी तो मेरा 800 कुछ सब्सक्राइबर है, उसके बाद 1000 पूरा होने के बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड मेरा भी आ जाए, ठीक। तो आपका सहयोग और प्यार बना रहेगा तो एक कार्य संभव हो जाएगा। बाकी प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर मेरा खुद का एप्लीकेशन है और बहुत सारे वीडियो भी पड़े हैं। तो आइए पहले देखते हैं हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है। तो पहले हृदय को समझते हैं। तो हृदय का 4 पार्ट होता है। कितना, 4 चैम्बर होता है। एक अलिंद होता है, ऊपर वाला अलिंद है और ये भी अलिंद ही है। ये निलय है, ये भी निलय है। यदि आपसे पूछा जाए कि हृदय का भार कितना होता है तो 300 ग्राम, कितना, 300 साढ़े 300 ग्राम हृदय का भार होता है। और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। लेकिन जब भी हार्ड वर्क या कोई वैसे वर्क करोगे तो इसका धड़कना ये और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये मानते चलते हैं बायां है, ये दायां है, दायां है, ये भी बायां है और ये भी दायां है।
अब पहले तो ये समझ लो, अलिंद में रक्त अंदर आता है और निलय से रक्त बाहर जाता है, लेकिन किससे शुद्ध जाता है और किससे अशुद्ध जाता है, और किससे शुद्ध आता है किससे शुद्ध जाता है। ठीक, तो ये बात को समझना है। हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है, पहले तो ये समझ लो, इससे भी रक्त आएगा ही, आता है, इससे भी रक्त आता है और इससे रक्त निकलता है, निकलता है, इससे रक्त निकलता है, निकलता है। ये बात को समझ गए। अब ये देखना है कि किससे शुद्ध रक्त निकलता है और किससे अशुद्ध रक्त निकलता है, और किससे शुद्ध रक्त आता है, किससे शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आता है। तो यहाँ पूछा गया हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है, तो बायां जो आपका अलिंद है इससे शुद्ध आता है, इससे शुद्ध आता है, और इससे क्या आता है, दाएं वाले से अशुद्ध रक्त आता है। ये दो बात कंफर्म। देखो दोनों से आता है, आज से अलिंद, आज से अंदर भी होता है या आना होता है। ये ट्रिक याद रखना, आज से अलिंद, आज से आना होता है। और ध्यान देना, शुद्ध किससे, बाएं से, शुद्ध बाएं से, दाएं से नहीं, उल्टा थोड़ा सा याद रखना है। दाहिने से क्या होगा, शुद्ध, और बाएं से क्या होगा, अशुद्ध। अब निलय से निकलता है, निलय से निकलता है। अब कौन सा रक्त निकलेगा, एक अशुद्ध रक्त निकलेगा और इसमें शुद्ध रक्त निकलेगा। नी से निलय हो जाएगा, नी से निकलना भी हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, नी से निलय, नी से निकलना, और बाएं से शुद्ध, दाएं से अशुद्ध, बाएं से शुद्ध, दाएं से अशुद्ध, दाएं से अशुद्ध, बाएं से शुद्ध। और निलय का हृदय के कितने पार्ट, चार कोष्ठ होते हैं। हृदय के कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ होते हैं। ये अब आपको कभी भूलना नहीं है। तो हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आता है, आपका आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। कौन सा, एक करेक्ट आंसर होगा बायां अलिंद। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलकर, मतलब आंसर निकलकर आता है। तो आप इसे लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, हृदय का जो ग्राम होता है 300 से 350, 72 बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो 2 होता है, एक जल में होता है, एक वसा में। ये बहुत बार आपको बताया गया है कि एक बॉक्स में या एक डिब्बे में वसा ले लीजिए और एक में क्या, जल, एक में जल ले लिए। एक मैं कीड़ा को उठाया, जैसे KEDA, कीड़ा को जब मैं उठाया तो जल में डाला, वो नहीं मरा, वो जल में नहीं घुला। जैसे ही उसको वसा में डाला तो कीड़ा क्या हुआ, ये जल में वसा में घुलनशील हो गया। और इसके अलावा जो विटामिन के नाम होते हैं वो होता है ABCDE, मतलब ये विटामिन के नाम है। कौन कौन से, ABCDE और क्या के। ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी, बी से बेरी, और सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से प्रजनन क्षमता, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। पुनः से सुनना दोस्तों, क्या, ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और ई से प्रजनन क्षमता, और के से रक्त का थक्का ना बनना। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, BC है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो KEDA है। अब इसका अर्थ समझ लो कि कीड़ा वसा में घुलनशील हो गया जबकि जल में वो चलता रहा, ये जल में नहीं घुला। तो इसे सिर्फ याद करने का एक ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो BC लिख लो। क्या लिख लोगे, BC, B और C। यदि आपसे पूछे जाए कि वसा में घुलनशील तो KEDA, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। कहते नहीं बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, आपका वक्त सिर्फ होगा, हमारा दौर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा होता है 17%। कितना होता है, 17%। परम आंसर होगा, छाप लीजिए। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है।
अब पूछा जाए कि गुरुजी अंदर कितना होता है, तो अंदर 21% होता है, क्योंकि हमारे जब आप सांस लेते हो, जैसे मैं सांस लिया, तो उसके साथ ऑक्सीजन 100% नहीं जाता है, जो वायुमंडल में गैस उपस्थित है वही सब जाएगा। जैसे 78% नाइट्रोजन होता है और 21% लगभग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बाकी अन्य गैसें होता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ये तो अंदर के, जब सांस लिए, जैसे ही सांस लिए, सांस लेना क्या हुआ, सांस लेना और श्वसन अंदर की क्रिया होता है, जिससे ऑक्सीकरण होता है, वो श्वसन कहलाता है। तो अंदर गया, अंदर इतना गया, बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 17% ऑक्सीजन, 17% ऑक्सीजन बाहर हो गया, अब प्लस जितना नाइट्रोजन था वो भी बाहर हो गया 78%, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% ही बाहर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज, 4% बाहर हुआ। तो श्वसन जब क्रिया हुआ तो बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 17%। यदि श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। कभी आप ये नहीं सोचे हो, जब कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है तो उसे डायरेक्ट देखो क्या ऑक्सीजन का बोतला लगा देते हैं, बाकी आम आदमी लोग तो ऐसे ही सांस लेते हैं, उन्हें क्यों दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनका ये सिस्टम सही है और वो सिर्फ 21% सांस को ग्रहण करता है। वहाँ जो हॉस्पिटल में जाता है तो उससे क्या 100% ऑक्सीजन मिलने लगता है, 90% डायरेक्ट दिया जाता है। कभी ये नहीं सोचे कि क्या कहते हैं कि बाहर भी तो ऑक्सीजन है, कि बाहर नहीं मरीज को छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ेंगे तो सिर्फ 21% पाएगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है मरीज को। ठीक, तो ये बात समझ गए ना। तो श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 17%, और अंदर कितना करते हो, 21%। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे हटा देते हैं। तो ईस्ट किस प्रकार का जीव है, तो ये परम आंसर होगा मृतोपजीवी या मृतजीवी बोलोगे, मृतोपजीवी या मृतजीवी। अब पूछा जाए मृतोपजीवी किस पोषण के आधार पर, मतलब कैसा है ये, तो पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का, अब पोषण किससे कहोगे, मनुष्य या कोई भी जीव को जीने के लिए जो पोषक तत्व की ज़रूरत होता है और उनके द्वारा जो अंतर्ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है, पोषण, न्यूट्रिशन कहलाता है। या 2 तरह का होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। कैसा, विषम पोषी पोषण। तो ये 2 तरह का होता है, स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे बनाए गए भोजन पर डिपेंडेंट रहता है। या 3 तरह का होता है, कितने तरह का, 3 तरह का। एक होता है अभी जो मैंने बताया मृत जीवी या मृतोपजीवी, और एक परजीवी होता है, और एक प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी होता है। तो ये 3 तरह का होता है। यदि इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मृतोपजीवी में एक ईस्ट ही आ गया, ईस्ट, कवक, और परजीवी में आपका जू आ जाता है, अमरवेल आ जाता है, अमरवेल जो समझते हो ना, जुआ। और एक जो भूरा भूरा होता है, गाय या भैंस में कभी कभी देखो वो लग जाता है, कुत्ते में भी लग जाता है, वो सब मतलब दूसरे का उसे मरने नहीं देते, फिर भी उसका खून या जो भी तत्व रहता है उससे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और प्राणी सम में क्या आते हैं, मनुष्य आते हैं, मेढक आते हैं, ये सब आते हैं प्राणी सम में। तो मृतोपजीवी के अंतर्गत क्या आता है, ईस्ट हमारा आता है। ये चौथे का परम आंसर होगा मृतोपजीवी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद उसे लिखा जाए। चलिए, वह है अंटार्कटिका। कौन सा, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है। इसकी विशेषता यह भी है, यहाँ तो मान चलो जो भी देश के लोग हैं वहाँ अपना एक स्टेशन बनाए हैं, लगभग 1000 से लेकर 1100 लोग रहते हैं, और यह बर्फ से ढका है। किससे ढका है, बर्फ से ढका है अंटार्कटिका।
आपको मैप में दिखा देंगे अभी। तो बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर एक भी देश नहीं है और 6 महीने का यहाँ दिन होता है और रात होता है। 6 महीने दिन ही रहेगा या 6 महीने रात ही रहेगा? 6 महीने रात ही रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि 24 घंटे में। पृथ्वी का क्या होता है, 2 गतियाँ होता है, घूर्णन गति होता है, परिक्रमा गति होता है। तो जो दिन रात होता है ये घूर्णन गति के कारण होता है। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण ये दिन रात होता है और परिक्रमा के गति के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। ठंड गर्म ये जो भी वर्षा आता है ये परिक्रमा की गति से होता है। परिक्रमा का मतलब 365 दिन लगभग 6 घंटे में पूरा करता है। और जो आपका घूर्णन गति होता है ये 23 घंटे 46 मिनट करके लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। कितना? 24 घंटे में। दिन रात किससे होता है? घूर्णन गति से। और जो आपका मौसम परिवर्तन होता है ये परिक्रमा गति से होता है। अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। वैसे देखोगे महाद्वीप 7 हैं। एशिया महाद्वीप, ये 7 का क्रम आपको याद होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीपों में इनका क्रम सबसे ऊपर एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। छठे पे आता है यूरोप। अब महासागर की बात करें तो 5 महासागर होता है। कितने महासागर? 5 महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जिस पर सबसे गहरा स्थान मोरियाना गर्त है। किसमें है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ये 5 आपके महासागर हैं। इसी क्रम में, क्षेत्रफल के क्रम में इनका क्रम भी है। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद क्या अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और क्या अंटार्कटिका महासागर। आइए अब देख लेते हैं कि अंटार्कटिका है कहाँ। तो मैप में देखते हैं, ये आपका मैप है। ये देखिए ये आपका अंटार्कटिका है जो दक्षिणी ध्रुव में है। किस ध्रुव में है? 2 ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव और क्या उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में क्या है? आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव में ही आपका है क्या अंटार्कटिका महासागर। ये महाद्वीप भी है, ये पूरा बर्फ से ढका है। ये वाला हिस्सा ये बर्फ से नहीं है, बाकी ये पूरा हिस्सा क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। ठीक, यहाँ कोई भी देश नहीं है, अस्थायी कोई निवासी नहीं है, बाकी स्टेशन बनाकर यहाँ रहते हैं। 6 महीने का दिन और रात होता है। ठीक, तो ये बातें थी, यहाँ से आप लिख लीजिए। उसके बाद अब बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब बात कर ले राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, रेडियो दिवस। और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस का मतलब कि कोई भी असमानता, जैसे लिंग हुआ, जात हुआ, रंग रूप हुआ, इस पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक, और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, क्या उपभोक्ता, और 23 को शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस। अब बात करें 23 दिसंबर को तो किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के किसान दिवस। अब बात कर ले 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण। 21 जून की बात कर लें तो 21 जून को योग दिवस। कौन सा? योग। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब बात कर लें 14 सितंबर को तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक या विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन बात यहाँ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? पुरुष दिवस
कब मनाया जाता है? 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। किस नवंबर को? 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। घनघोर बेइज्जती है ना, पुरुष के साथ घनघोर बेइज्जती है। 19 नवंबर। अब इसको याद भी ऐसे रख लेना कि 19 9 में से 1 घटा दोगे तो 8 महिला हो जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अब पुरुष दिवस कब मनाया जाएगा? 19 नवंबर को मनाया जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखना, उसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। घनघोर बेइज्जती। चलिए, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो कायिक प्रवर्धन को समझते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब, आप जैसे गुलाब की एक टहनी होता है, उस टहनी को कट करके कहीं ज़मीन पर लगा देते हो तो उससे भी एक पौधा उग जाता है। या किसी का पत्ता ले लेते हो, उस पत्ते को भी ज़मीन पर रख देते हो, उससे भी एक पौधा निकल आता है। या किसी के तना को ऐसे झुकाकर ज़मीन पर उसे दबा दिए तो वहाँ से भी एक पौधा निकला है। तो इसी को क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। तो इसके लिए क्या क्या संभव है? तो पत्ती हो जाएगा, पत्ती, शाखा या तना बोल दोगे, तना। ये सब के द्वारा, पत्तियों को द्वारा, या कलम लगाना है, या ग्राफ्टिंग बोलते हो, रोपण विधि द्वारा किसी को कलम करके नीचे का हिस्सा दूसरा और ऊपर का हिस्सा दूसरा, ये सब क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन के संभव जो हैं इसे बोलेंगे। तो पत्तियों द्वारा, शाखाओं द्वारा, तनाव द्वारा, और क्या कटिंग करके कहीं भी लगा दोगे। गन्ने को भी ऐसा लगाया ही जाता है। ठीक, तो ये कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। अब बात किया जाए तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, और एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक। अब आपका कायिक प्रवर्धन किस जनन के अंतर्गत आता है ये भी जानना जरूरी है, इसीलिए लैंगिक और अलैंगिक जनन बताया जा रहा है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की जरूरत होता है, एक ही जनक की जरूरत होता है। एक ही जनक का मतलब, अब ऐसे समझ जाओ, जैसे लैंगिक में क्या होता है? 2 जनक की जरूरत होता है। 2 जनक का मतलब जैसे नर और मादा, नर और मादा। तो मादा का क्या होता है? अंडाशय, और नर का क्या होता है? हाँ, दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक बच्चे का निर्माण करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए। मादा का तो अंडाशय हो जाएगा, नर का क्या होगा? नर का क्या हो जाएगा ये बता देना है। शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाशय जब मिलता है तो क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है। तो इसमें 2 जनक की ज़रूरत होता है, जबकि अलैंगिक जनन में 2 जनक की ज़रूरत नहीं होता है, सिंगल पार्ट से। अब गुलाब की टहनी है, गुलाब की टहनी से ही क्या हो गया? एक वृक्ष का निर्माण हो गया, एक पौधे का निर्माण हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये 155 में है। ये याद रखना, राज्यपाल की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद में है? 155 में। यदि बात किया जाए किस अनुच्छेद में राज्यपाल होंगे तो 153 में भारत का मतलब सभी राज्य के एक राज्यपाल होंगे। और 154 की बात करें तो राज्यपाल हो गया, ये नियुक्ति हो गया। 54 में बात करें तो राज्य कार्यपालिका की शक्ति होगी, राज्य कार्यपालिका की शक्ति होगा। जिस तरह आपको बताया गया था कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में उसके कार्यपालिका की शक्ति होगा, केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति होगा। बाकी 55 में नियुक्ति ही हो गया, 55 में क्या? नियुक्ति ही। यदि 56 की बात करें तो 56 में पद होगा, पदा अवधि होगा, पदा अवधि। तो पदा अवधि कितना होता है इनका? 5 वर्ष। वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति। इनका निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है, ये ध्यान देना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति करता है। और पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 5 वर्ष। उसके पहले भी राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार हटा सकते हैं। 157 की बात करें तो इसके लिए शर्त है कि ये काबिल है या नहीं, आर्द्रता की बात किया गया है। तो 55 में नियुक्ति है, 53 में राज्य कार्यपालिका की शक्ति है,
54 में राज्य कार्यपालिका की शक्ति और 56 में पदावधि और 57 में इनके लिए अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, शर्तें हैं। किसमें? 57 में। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो 153 में। राष्ट्रपति 52 में। उपराष्ट्रपति 63 अनुच्छेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल का संवहन है वो जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम। कई बार मैं बता चुका हूँ, जस से जाइलम, जस से जल। तो पादपों में जो जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, और भोजन का संवहन जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का संवहन। भोजन का संवहन किसमें? पादपों में। तो भोजन किसके द्वारा? है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ये रक्त का पीएच मान है। यही पीएच मान आंसू का भी है। कहते नहीं रक्त गिरा, आंसू गिरा तो रक्त गिरा। आंसू का भी क्या होता है? 7.4। पीएच पैमाने के खोज किसने किया था दोस्तों? तो सारेंसन ने। कौन किया था? सारेंसन ने। तो सारेंसन ने पीएच मान की खोज किया था। चलिए जुकाम। यहाँ पर 7 एक क्या होता है? उदासीन होता है। जिसका भी पीएच मान होता है, और जल का ये पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 14। इसी प्रकार ये घटेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये क्या? 0। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे अम्लता बढ़ती जाएगी। अम्लता बढ़ती जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी का पीएच मान 2 है और पीएच मान 6 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसमें होगा? 2 वाले में। रेडी? तो इस साइड जैसे आओगे अम्लता बढ़ती जाएगी। 7 से कम होने पर अम्ल होगा और 7 से अधिक होने पर क्षार होगा। और क्षार का स्वाद कैसे होता है? कड़वा। और अम्ल का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। जैसे इधर बढ़ोगे क्षारकता इसकी बढ़ती जाए, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए किसी का पीएच मान 8 और पीएच मान 14 है, कौन सबसे ज़्यादा क्षार है? तो सबसे ज़्यादा जिसका पीएच मान 14 है। ठीक, ये ध्यान रखना है। पीएच मान के खोजकर्ता कौन थे? सारेंसन थे। ये भी बात आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। तो आइए देखते हैं ये 10 क्वेश्चन के सभी का आंसर। पुनः, हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है? तो बायां अलिंद। अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है? अशुद्ध। और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी KE, DA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृतजीवी। मृतजीवी है। मृतजीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या? ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा? 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये कुछ बातें थे। यदि आपको समझ में आया हो तो इस सेशन को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, जय हिंद। अगले वीडियो पर